अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम फोरेंसिक सारी कवर कर चुके हैं, बस हमारे पास लॉज रह गए हैं, तो अब हम लॉ स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टॉस हमारे पास लॉज में पाकिस्तान लीगल सिस्टम आता है, लॉ इन रिलेशन टू द मेडिकल मैन और फोरेंसिक साइकेट्री है। तो इसके अंदर 1 HCQ और 5 MCQs हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर जा रहे हैं लॉ। तो इसके अंदर लीगल प्रोसीजर आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ लॉ एंड फर्दरिंग फॉर द जस्टिस। तो इसके अंदर लीगल मेडिसिन हैविंग द सेम मीनिंग और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन को बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉ। तो अ कोड ऑफ कंडक्ट स्टैब्लिश बाय द अथॉरिटी उसको लॉ बोलते हैं। अब लॉज की हमारे पास दो टाइप्स हैं, कॉमन लॉज होते हैं, एक स्टेट्यूज लॉज होते हैं। स्टेट्यूज लॉज में हमारे पास क्रिमिनल लॉज आते हैं और सिविल लॉज होते हैं। तो आपको ये क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि टाइप्स ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट्स के आपने नाम याद रखते हैं कि कोर्ट्स ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस जो होता है वो मजिस्टेरियल या सिविल कोर्ट्स होते हैं, एरिया कोर्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं सेकंड इंस्टांस के डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स होते हैं, और थर्ड इंस्टांस के हाई कोर्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट अलहदा कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन रिगार्डिंग क्राइम्स इज कॉल्ड द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर आर टू गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रिजम्पशन इन दिस रिकॉर्ड। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूव अदरवाइज, और एवरी पर्सन इज सेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट एक्सेप्ट द इंसेनिटी, इंटॉक्सिकेशन एंड इमेच्योरिटी। तो उसके बाद हमारे पास आगे के इसका क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 82 है, 83 और 84। तो ये हमारे पास इस साल प्रॉप में एमसीक्यूज भी आए थे, और एमसीक्यूज के तौर पे आए थे। क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 82, चाइल्ड लेस देन 7 ईयर कैन नॉट कमिट एनी क्राइम सो नो पनिशमेंट कैन बी गिवन। उसके बाद हमारे पास 83 में क्या है, चाइल्ड लेस देन 12 ईयर्स कैन कमिट अ क्राइम इफ ही हैज सफिशिएंट नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम सो लेसर पनिशमेंट कैन बी गिवन। उसके बाद सेक्शन 84 है कि हमारे पास इसको मैकनॉटन रूल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, नो गिल्टी बाय द रीजन ऑफ इंसेनिटी मीन्स इफ अ पर्सन इज इनसेन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम्स एंड देन नो पनिशमेंट कैन बी अवॉइडेड ड्यू टू द इंसेनिटी। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास आ गया लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर में आपके पास समन्स है और सेपनी है। तो हमारे पास समन क्या है, इट इज अ रिटन डिसऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट विद द साइन एंड सील कंपेलिंग अ विटनेस टू अटेंड द कोर्ट इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक मैटर, और समन इशूड अंडर पेनल्टी जो होगा वो सबीना होगा। उसके बाद इसका मेंस रिया और एक्टेस रियस का फर्क आता है। मेंस रिया क्या होता है, इट इज एन इविल और क्रिमिनल इंटेंट विच आर प्रीरिक्वेस्टिव ऑफ अ क्राइम, और एक्टेस रियस क्या है, इट इज एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ द टू द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। नाउ सॉल्ट इज ब्रॉट टू द कंप्लीशन। तो एक्टेस रियस और मेंस रिया आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे एविडेंस। एविडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एविडेंस बार बार पूछते हैं कि क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द कानून शहादत 1984 सेक्शन 2 सब सेक्शन सी, एनी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ फैक्ट रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ कोर्ट इज कॉल्ड द एविडेंस। अब टाइप्स क्या है इसकी, डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस और इनडायरेक्ट हेयरसे एविडेंस। तो आपने जो याद रखनी है, डायरेक्ट एविडेंस जो होता है वो आप अपनी आंखों देखा हाल को कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। इसके अंदर ओरल और रिटर्न हो जाती है, और डाइंग डेपोजिशन और भी हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस पे आ जाता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, डाइन डेपोजिशन है, डी से डेपोजिशन और डी से डायरेक्ट एविडेंस। तो ये याद रखनी है, डाइन डेपोजिशन और डिक्लेरेशन का फर्क आगे आएगा हमारे पास। सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, जिस तरह पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी इन्वॉल्व हो और वो अपना एविडेंस पेश करे। उसके बाद इनडायरेक्ट हेयर से एविडेंस क्या है कि हमने आंखों देखा हाल खुद ना देखा हो बल्कि किसी और ने हमें बताया हो, तो हमारे पास इसके अंदर डाइन डिक्लेरेशन भी आ जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि डाइन डेपोजिशन डायरेक्ट एविडेंस में आ रहा है और डाइन डिक्लेरेशन हमारे पास इनडायरेक्ट हेयर से एविडेंस में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ गया, उसके बाद हमारे पास आगे के विटनेस क्या होता है। तो विटनेस एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ कोर्ट नरेटिंग सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द केस अंडर डिस्कशन। अब हमारे पास कॉमन ऑर्डिनरी विटनेस होता है, प्रोफेशनल विटनेस होता है, एक्सपर्ट विटनेस होता है। तो कॉमन विटनेस गिवन बाय द ऑर्डिनरी पर्सन इज कॉल्ड द कॉमन विटनेस। उसके बाद प्रोफेशनल विटनेस गिवन बाय द प्रोफेशनल पर्सन, या जो हमारे पास कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर देता है तो वो हमारे पास प्रोफेशनल विटनेस है। उसके बाद एक्सपर्ट विटनेस जो क्या होता है, ओपिनियन गिवन बाय द एक्सपर्ट पर्सन लाइक द स्पेशलिस्ट डॉक्टर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप्स ऑफ ओरल एविडेंस इन कोर्ट। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु प्रोड्यूस हिम इज कॉल्ड द एग्जामिनेशन इन चीफ। नो लीडिंग क्वेश्चन आर अलाउड इन दिस एग्जामिनेशन। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द ऑपोजिट पार्टी इज कॉल्ड द क्रॉस एग्जामिनेशन। इसके अंदर लीडिंग क्वेश्चन अलाउ होते हैं। उसके बाद री एग्जामिनेशन, आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु प्रोड्यूस हिम इज कॉल्ड द री एग्जामिनेशन। नो लीडिंग क्वेश्चन आर अलाउड इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आ गया डाइंग डेपोजिशन और डिक्लेरेशन। ये हम अगले पेज से करते हैं, इसके अंदर डिफरेंस लिखा होगा। अब हमारे पास है डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन हम ज़ईफ़ गवाही को बोलते हैं और ये मजबूत गवाही को बोलते हैं।
तो इसके अंदर हमारे पास ज़ईफ़ गवाही है, इसके अंदर ओथ नहीं होगा, नॉट एन ओथ, क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ नहीं होती, विक्टिम साइन नेसेसरी नहीं होते, एक्यूज नॉट प्रेजेंट, एक्यूज लीगल एडवाइजर नॉट प्रेजेंट, एक्यूज राइट टू आस्क क्वेश्चन इज नॉट एडमिसिबल, मजिस्ट्रेट नॉट प्रेजेंट, पोसेस लेस वेट इफ विक्टिम सर्वाइव, नो वैल्यू ऑफ डिक्लेरेशन। तो आपने इसका सारा उल्टा जो होगा वो डाइंग डेपोजिशन, ये मजबूत गवाही होती है। अब दोनों की जो हमारे पास है कि हमारे पास कंपेयर करें अगर दोनों को, तो हम ये जो है दोनों हम केस ऑफ होमिसाइड में लेते हैं। उसके बाद लीगल स्टेटमेंट आर वैलिड इन द कोर्ट्स और बोथ आर गिवन बाय द डाइंग पर्सन, both express the nature of crime, both are given in the presence of two witnesses, for both mental condition of the victim should be fit and both should be recorded in the victim own language। तो आपने ये याद रखना है कि कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट हम दोनों कर रहे हैं उसको, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन को, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है सिस्टम ऑफ मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन। ये पिछले साल आया था और इस साल बहुत इंपॉर्टेंट SCQ बन गया है। ये एंग्लो सैक्सन सिस्टम है USA का। इसके अंदर हमारे पास क्या है, फ्रॉम द अमेरिकन ब्रिटिश इंपीरियल कोड है। इसके बाद कॉन्टिनेंटल सिस्टम फ्रांस का है। उसके बाद कोरोनर सिस्टम है, पार्ट ऑफ अमेरिका, पार्ट ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश और मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम एग्जामिनर अमेरिका का, और मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो इंडिया और पाकिस्तान में चल रहा है। तो ये एक दफ़ा आपने इसको, इसकी हेडिंग्स और इसकी थ्योरी अच्छी तरह एक दफ़ा रीड कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास दूसरा चैप्टर जो है वो हम आ जाते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिस में। इसके अंदर अब हम आ गए लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिस में। इसके अंदर हमारे पास दो चैप्टर हैं, कौन से, लॉज इन रिलेशन विद द टू द मेडिकल मैन और मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं, इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं प्रिविलेजेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो हमारे पास क्या प्रिविलेजेस होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, मतलब साइन करके मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, फी फॉर अटेंडेंस ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डेंजरस ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और डिटेंशन इन द मेंटल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रिविलेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो ये आपने करना है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मेडिकल निग्लिजेंस। तो निग्लिजेंस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो निग्लिजेंस क्या है, इज़ अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ओड बाय द डॉक्टर टू हिज पेशेंट टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल रिजल्टिंग इन द सम फिजिकल मेंटल एंड फाइनेंशियल डिसेबिलिटी। तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ निग्लिजेंस आ जाएगा। तो हमारे पास सिविल निग्लिजेंस है, क्रिमिनल निग्लिजेंस है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस है। सिविल नेग्लिजेंस ये है कि आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ हेल्दी टूथ की बजाय हम हेल्दी टूथ कर दिया वो डैमेज टूथ के बजाय, तो हमारे पास सिविल नेग्लिजेंस पे आ गया। क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या है कि आप ऑपरेट कर रहे हैं और आपको किसी दोस्त ने बुलाया और आप उधर काम छोड़ के चले गए, तो वो आपके पास क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आ जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में आपके पास पेशेंट भी जो है वो कसूरवार है। उसके बाद थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास पैरामेडिक स्टाफ इन्वॉल्व होगा। उसके बाद हमारे पास जो सिविल नेग्लिजेंस है ना, ये आंसरेबल टिल 2 years होता है। ये हमारे पास इसका एक MCQ के तौर पे कहा होगा। उसके बाद री इसका लिक्विटर क्या है, हमारे पास ये फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ। तो ये एक दफ़ा आपने रीड कर लेना, ये MCQ SCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ गया कॉन्सेंट। द टर्म कॉन्सेंट मीन वॉलंटरी एग्रीमेंट कंप्लायंस और परमिशन व्हेन टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट, इट मीन दैट दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो ये आपने डेफिनेशन इसी तरह करनी है, दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। उसके बाद मेडिकल कॉन्सेंट मीन द परमिशन गिवन बाय द पेशेंट फॉर इज मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ मेडिकल कॉन्सेंट में इम्प्लाइड कॉन्सेंट और एक्सप्रेस कॉन्सेंट है। इम्प्लाइड एक्सप्रेस कॉन्सेंट भी आगे से दो में डिवाइड हो गया, ओरल और रिटर्न में। उसके रिटर्न की दो टाइप्स हैं, ब्लैंकेट और इन्फॉर्म्ड। तो हमारे पास इम्प्लाइड कॉन्सेंट जो है वो वर्स्ट है और इन्फॉर्म कॉन्सेंट जो है वो बेस्ट टाइप ऑफ कॉन्सेंट है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास इनवैलिड कब होगा कॉन्सेंट, ये देखना आपने। तो इनवैलिड कब है, तो जब हमारे पास ऑब्टेन बाय द मिस प्रेजेंटेशन, रूल्स, फ्रॉड और ट्रिक, और उसके बाद ऑब्टेन फ्रॉम द माइनर लेस देन 18 ईयर, ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन कंपोज मेंटेस नॉट ऑफ द साउंड बॉडी। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद प्रोफेशनल सेक्रेसी आ गया। तो ये BS वाली सारी बातें हैं। BS में क्या हम किस चीज़ों में आपकी जो प्राइवेसी है वो रिवील कर सकते हैं। तो आप कोर्ट ऑर्डर डिस्क्लोजर अपॉन द पेशेंट कॉलिंग द फिजिशियन एज इज विटनेस एज अ ट्रायल। उसके बाद स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स रिक्वायरमेंट, बर्थ, डेथ और इन्फेक्शन। और उसके बाद हमारे पास आ गया इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो हम इस चीज़ों में ये कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट प्रिविलेज है और क्वालिफाइड प्रिविलेज है, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। उसके बाद प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि 5 ways के नाम। और फिर उसके बाद हमारे पास ये उसमें भी पूछते हैं SCQs में भी। इट इज़ रिगार्डेड एज अ It is described as anything which would reasonably be regarded as a disgraceful or dishonorable for a doctor by his professional veteran of a good repute or competency. उसके बाद प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, जिसके अंदर अब्यूज ऑफ द डॉक्टर प्रिविलेज आ जाएगा, एसोसिएशन विद द अनक्वालिफाइड पर्सन, एडवर्टाइजिंग बाय द कैनवसिंग और इम्प्रॉपर पब्लिसिटी, अडल्ट्री राइजिंग आउट ऑफ द प्रोफेशनल रिलेशनशिप, अबॉर्शन, नॉट इन द गुड फेथ, अल्कोहलिज्म और एडिक्शन। तो 5 ways आपने इसमें से याद रखने हैं।
उसके बाद आपके पास है एथिक्स। तो एथिक्स की आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि हमारे पास कोड ऑफ बिहेवियर एक्सेप्टेड वॉलंटरली विद इन द प्रोफेशन एज अपोज टू द शेड्यूल रेगुलेशन इम्पोज बाय द ऑफिशियल लेजिस्लेशन। तो ये मेडिकल एथिक्स की आपने डेफिनेशन याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद आपके पास कुछ एमसीक्यूज हैं और उसके बाद आपके पास लॉ, किसास और दियत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास इधर आ गया मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, किसास एंड दियत। इससे पहले हम एमसीक्यूज कर लेंगे। फेमस इंडक्ट जो है वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है। उसके बाद डायकॉटमी क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ फीस को डायकॉटमी कहते हैं। उसके बाद थेरापेटिक डिसएडवांटेज क्या है, पेशेंट डाइज और हर्ट बाय द डॉक्टर। और ओल्डेस्ट कॉड क्या है, हैमूरबी। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ में किसास और दियत ऑर्डिनेंस आ गया। तो किसास और दियत ऑर्डिनेंस में हमारे पास पहले तो किसास है 299 सेक्शन के अंडर है। तो सिमिलर हर्ट का बदले कत्ल के बदले कत्ल और बदले के बदला मतलब बदले के बदले बदला, ठीक हो गया। सिमिलर हर्ट जो होगा वो सिमिलर हर्ट करेगा। उसके बाद डेथ होगा तो डेथ ही देंगे उसको। तो किसास में ये आ गया। और दियत में क्या होगा, द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 323 पेएबल टू द हायर्स ऑफ द विक्टिम बाय द ऑफेंडर। तो ये आपने याद रखना है कि इसकी वैल्यू कितनी थी, 30 ग्राम ऑफ द सिल्वर। तो ये हमारे पास 299 के है, ये 299 के है। उसके बाद हमारे पास है वैल्यू ऑफ द दियत सेक्शन 323, ये आपने वैल्यू याद रखनी है, 30 ग्राम ऑफ अ सिल्वर। और ये किस डेट को होती है, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई ईच ईयर। तो ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछी जाती है। उसके बाद दमन आ गया। दमन 299 द कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम। दमन याद कर लिया। उसके बाद ताज़ीर देखा, एनी पनिशमेंट अदर देन किसास और हद इज कॉल्ड एज एम्प्राइजनमेंट। तो आपने ये कर लिया। उसके बाद हर्ट की डेफिनेशन आ गई। हर्ट की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुएवर कॉजेज पेन, हार्म, डिजीज, इन्फर्मिटी और इंजरी टू द एनी पर्सन और impaired, disable or dismember any organ of the body or part of any person without causing it that is said to be hurt। तो काइंड्स ऑफ हर्ट में हमारे पास इतलाफ़े उद है, इतलाफ़े सलाहियत उद है, शज्जा और जुड़ है। तो इतलाफ़े उद में हमारे पास क्या है, सेक्शन 333, whoever dismembers, amputates, swear any limb or organ of the body of another person is called as इतलाफ़े उद। और whoever destroy or permanently impair the functioning power or capacity of the person of organ of the बॉडी ऑफ अनदर पर्सन और कॉज परमानेंट डिसफिगरमेंट इज कॉज इतलाफ सलाहियत उद। तो मैंने एफसीपीएस से याद रखा हुआ था। तो पहले हमारे पास क्या है, पी से हमारे पास परमानेंटली इम्पेयर है, सी से हमारे पास कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गन है और पी से हमारे पास परमानेंट डिसफिगरमेंट है। तो ये चीज़ें आपने इससे याद कर ली। उसके बाद इतलाफ़े उद, इतलाफ़े सलाहियत उद हो गया। उसके बाद शज्जा, शज्जा हमारे पास क्या होता है, ऑन द हेड और फेस ऑफ एनी पर्सन और एनी अदर विच डज नॉट अमाउंट फॉर द इतलाफ़े उद और इतलाफ़े सलाहियत उद, वो जो शज्जा में आ जाएगा। इसके अंदर हमने किस तरह याद किया था, KMH और आगे मैड बनेगा MAD। तो हमने MAD मैच की KMH मैड से याद रखा हुआ है। पहले शज्जा खफीफा है, विदाउट एक्सपोजिंग द बोन ऑफ द विक्टिम। शज्जा मुदीहा बाय एक्सपोजिंग द एनी बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट कॉजिंग फ्रैक्चर। उसके बाद हाशमा बाय फ्रैक्चर द बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट डिसलोकेटिंग इट। और उसके बाद मैड आ गया हमारे पास। मैड से मुनाकिला, ए से अम्मा और फिर दामिगा। मुनाकिला में हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ बोन हो रही है और देयरफॉर बोन इज डिसलोकेटेड। उसके बाद हमारे पास है फ्रैक्चर द स्कल ऑफ द विक्टिम सो दैट वोंड टचेस द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। उसके बाद दामिगा बाय कॉजिंग द फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम वोंड रप्चर द मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास है जुड़। जुड़ में हमारे पास क्या है, एनी हर्ट other than head or face which leaves a mark of a wound whether temporary or permanent is caused जुड़। जुड़ अब दो टाइप्स की होती है, जायफा और गैर जायफा। जायफा जो है वो 337C, whoever causes जुड़ in which the injury extend to the body cavity of the trunk is called as जायफा। और गैर जायफा which does not amount to जायफा is called as गैर जायफा। अब हमने इसको किस तरह करना है, इसको हम पहले हमारे पास आगे दामिया इन विच द स्किन इज रप्चर्ड एंड ब्लीडिंग अकर पे बादिया बाय कटिंग एंड साइजिंग द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग द बोन। ये आपने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह करनी है क्योंकि ये सारी चीज़ें ही ऐसी कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मुताला हिमा बाय लेसेटिंग द फ्लैश, फिर मुदीहा बाय एक्सपोजिंग द बोन, हाशमा फ्रैक्चर ऑफ द बोन विदाउट डिसलोकेटिंग, मुनाकला बाय फ्रैक्चरिंग और डिसलोकेटिंग ऑफ द बोन। इसका आपने याद रखना है कि पॉइजन जो है वो 337J के अंडर आता है। और उसके बाद आपने याद रखना है कि इधर हमारे पास आ गया हर्ष फॉर द फिंगर्स हो गया, ये भी, ये सिर्फ आपने रीड देने हैं। उसके बाद आपके पास आता है इसकात अबॉर्शन, ये हमने पहले ही एक दफ़ा कर लिया है सेक्सोलॉजी में कि 338B के अंडर आ गया। उस लास्ट टॉपिक जो रह गया वो कत्ल, किलिंग ऑफ अनदर होमिसाइड। होमिसाइड में भी कैल्पेबल और नॉन कैल्पेबल। कैल्पेबल पुलिस कैन इंटरफेयर और नॉन कैल्पेबल पुलिस कैन नॉट इंटरफेयर। जस्टिफाइबल होती है जुडिशल हैंगिंग और एक्सक्यूजेबल होती है सेल्फ डिफेंस। तो उसके बाद आपके पास आ गई कत्ल अमद है, कत्ल शिबा अमद है, कत्ल खता है और कत्ल बिस सबब है। तो आपने अम्द से याद रखना है कि अम्द इंटेंशन होता है। तो प्रोबेबिलिटी टू कॉज डेथ जो है वो कत्ल अम्द के अंडर आएगा। जो इंटेंशन से कत्ल करने गया था तो वो कत्ल अम्द के अंडर आएगा। और कत्ल शिब्बा अम्द क्या है, ऑर्डनरी कॉज ऑफ नेचर नॉट लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब उसका इरादा नहीं था मारने का लेकिन फिर भी कत्ल हो गया।
जिससे उसको मालूम था कि कत्ल हो जाएगा, तो वो कत्ल शिबा अमद में आएगा। कत्ल ख़ता में हमारे पास क्या आएगा, मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और कत्ल बेस सबब, सबब जो है ना, सबब कुछ और था, इसे याद रखना है। अनलॉफुल एक्ट, सबब कुछ और था और वो मर गया, तो वो कत्ल बेस सबब में आएगा। अक्सर कत्ल बेस सबब में हम यही समझते हैं कि वो सबब यही बना मरने का, लेकिन इसके अंदर मतलब यही है कि सबब कुछ और था इसका। उसके बाद हमारे पास आएगा अटेम्प्ट टू कमिट द कत्ल आमद और अटेम्प्ट टू कमिट द सुसाइड। तो हमारे पास ये सेक्शन 325 और सेक्शन 324 में। तो इसके साथ आपका लॉ भी कंप्लीट हो गया और फोरेंसिक पूरी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह।